रीड इंडिया के बेटे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास भी काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी और साथ साथ यूजफुल भी होगी। तो लास्ट क्लास में बेटे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, यानी पाचन क्रिया। तो शॉर्ट में अगर मैं 2 मिनट या 5 मिनट लूं तो खाने का निवाला जो है हम मुंह में डालते हैं। तो मुंह में डालने से क्या होता है, कोई भी चीज खाते हैं तो माउथ में ही तो डालेंगे ना, तो दांतों से चबाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि माउथ में 3 चीजें होती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करनी है। तो दांत जो है चबा के उसको महीन पीसते हैं। जो सलाइवा होता है वो पानी की तरह होता है, जो उसको गीलापन देने से खाना जो है महीन पीस जाता है। और सलाइवरी ग्लैंड्स का दूसरा काम क्या है, जो भी हमने अनाज वाली चीजें खाई हैं उसमें से ग्लूकोज को निकालना। इसीलिए जो हम चपाती मुंह में डालते हैं 2 मिनट चबाने के बाद वो हमें मीठी मीठी लगती है। और कई बार बच्चे मुंह खोलते हैं तो रोटी तो भूरे रंग की होती है, बाद में जब मुंह खोलते हैं तो दूधिया रंग की होती है। ठीक है ना। इसी तरह हमारी जीभ के फंक्शंस भी हमने पढ़ी है। टेस्ट के लिए होता है, भोजन को मिक्सिंग के लिए भी होता है, बोलने का भी होता है। तो ये सारे नटशेल में जीभ के। अब ये जीभ हमारी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करती है, भोजन को निगलने में मदद करती है। तो फूड कहाँ आ जाता है, फूड पाइप में। तो फूड पाइप जो है एक पाइप है जिसका कनेक्शन एक तरफ तो माउथ से है, दूसरी तरफ स्टमक से। फिर हमने स्टमक के बारे में भी जानकारी ली। तो जितने भी हमारे अंतड़ियों के पार्ट हैं, आप ऐसे समझ लो ये हमारे स्टेशन है। जैसे आप मान लो कोई मानेसर चला है तो रास्ते में क्या क्या रास्ते में स्टेशन आते जाएंगे और गुड़गामा पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टमक का हमने पढ़ा था कि उसकी थैली जो होती है बड़ी मोटी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है। अंदर की लाइनिंग बड़ी उबड़ खाबड़ होती है ताकि जो आपस में रगड़ लगे तो जो भोजन माउथ से इसमें आया है वो और महीन पिस जाए। स्टमक में फिर हमने पढ़ा था 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो एसिड जो भोजन को गलाने में मदद करता है। दो एंजाइम्स, एंजाइम्स में सिंपल भाषा में समझने के लिए जूसेस। जैसे आम का जूस अलग होता है, संतरे का अलग होता है। तो एक जूस तो होता है जो हमारे अनाज को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरा जूस वो है जो प्रोटीन्स को पचाता है। अब ये पचने के बाद जो भी हमारा भोजन है ये सारा तो पच गया सिवाय एक चीज के। वो कौन सा था, चर्बी। तो चर्बी को पचाने के लिए जो जूस बनता है वो लिवर में बनता है। अब वो लिवर का जूस जब अंतड़ियों में आता है तो जो हमारा फैट वाली चीजें पची नहीं थी वो भी पच जाती। तो इसके बाद जो पचा हुआ भोजन है हमारा किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस स्टेशन का क्या काम है, जो हमने खाना पचाया खाया था इसके ऊपर एक जाल सा बिछा होता है जिसमें खून की नाड़ियां हैं। तो जो भी खाना हमारे स्टमक से, पेट से, छोटी आंत में आया उसमें से जो भी हमें ताकत मिली भोजन खाने से, वो सारी हमारी ताकत फूड उसमें आ जाती है, खून की नाड़ियों में। ठीक है। तो ये किस रूप में होती है, ग्लो हम किसी फंक्शन में चले जाते हैं तो वहां तो बहुत कुछ खाने को दिखता है भी। हलवा भी रखा हुआ है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, मक्खन भी रखा है। और बाद में देखते हैं अरे भैया यहाँ तो गुलाब जामुन भी है, आइसक्रीम भी है। हम कितना कुछ खा लेते हैं। जब हम इतना कुछ खा लेंगे तो हमारे इस भोजन में से शुगर भी तो ज्यादा बनेगी ना। अगर आप थोड़ा खाते हो तो थोड़ी हमारे बॉडी में एनर्जी होती है। जब हम व्रत रखते हैं तो इसीलिए क्योंकि भोजन कम खाया होता है तो इसीलिए उसमें से एनर्जी भी कम निकलती है, जिसको हम शाम के कहते हैं अब तो मुझे भी चक्कर आने लगे हैं, चांद कब निकलेगा। लेडीज जैसे करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पर जिस दिन हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो शुगर तो बहुत बढ़ जाएगी। तो अब हमारे शरीर में ये जो डायग्राम बेटे आप देख रहे हो, स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, जैसे स्पंज में होता है। और इस ग्रंथि का नाम है पेनक्रियास। क्या नाम है इसका, पेनक्रियास। ये बिल्कुल ना शेप इसकी जैसे मछली की होती है। तो मछली में देखा होगा चौड़ाई उसकी कम होती है, सिर की तरफ थोड़ा मोटी होती है, फिर उसकी वो पूंछ सी बन के टेढ़ी हो जाती है। तो पेनक्रियास जो है बिल्कुल स्टमक के नीचे है।
इसका क्या काम है? पेनक्रियास का काम है हमारे बॉडी के ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। तो आप कहेंगे मैडम ये पेनक्रियास कैसे कंट्रोल करती है? पेनक्रियास में से एक लिक्विड निकलता है या जूस निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है इसका? इंसुलिन। और जो इंसुलिन है ये हमारे बॉडी के शुगर को कंट्रोल करती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्याह शादी में गए, हमने बहुत कुछ खा लिया, अब बहुत सारी शुगर बन गई, तो ये क्या करेगी? इंसुलिन जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हमारे बॉडी में ग्लूकोज को छोड़ के बाकी सारा ग्लूकोज जो है उसको चर्बी के फॉर्म में हमारी मांसपेशियों में जमा कर देती है। ये एग्जाम्पल अगर दूं, मम्मी से ज्यादा आटा गूंद गया, जैसे ज्यादा ग्लूकोज बन गया, तो मम्मी क्या सारी रोटियां थोड़ी बना देगी? 10 चपाती चाहिए तो 10 बना लेगी, बाकी सारा फ्रिज में उठा के रख देंगी। तो हमारे यहाँ फ्रिज हमारी बॉडी का कौन सा? हमारी मांसपेशियां। तो जितनी हमारी बॉडी को शुगर की रिक्वायरमेंट है ये इंसुलिन उतना ही रख के बाकी सारी शुगर को चर्बी के रूप में कन्वर्ट करके यानी बदल के मांसपेशियों में डिपॉजिट करते। ठीक है, समझ आ गया? तो आप कहोगे मैडम ये हमारी बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत है? तो खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड शुगर का लेवल होता है 140 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके बाद? खाना खाने के बाद। अगर खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन क्या करेगी? 140 रख के बाकी सारी शुगर को चर्बी के रूप में कन्वर्ट करके मांसपेशियों में जमा कर। अगर सपोज करो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे घुटने खराब हो जाते हैं, तो ऐसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हर एक में नहीं होता, किसी किसी में ये पेनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। वो कहती है मैं तो बना बना के थक गई हूँ और नहीं अब मेरे से बनती। तो अगर वो पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी और हम बहुत ज्यादा मीठा खाते रहेंगे या ब्याह शादियों में जाके इतना खा लेंगे तो शुगर का लेवल तो बढ़ जाएगा। इसी शुगर के लेवल को बढ़ने को हम डायबिटीज कहते हैं, यानी शुगर की बीमारी। तो अब आपको समझ आया है शुगर की बीमारी में कहाँ पे हमारे शरीर में गलती होती है? वो गलती कहाँ पे है? पेनक्रियास की। पेनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। पहले तो बनाती रही, 45 साल की भी होगी तो भी बना रही है, 45 साल के बाद कहती है अब तो मैं थक गई, या किसी में 50 साल के बाद बनानी बंद कर देती है। तो जब ये इंसुलिन बनाना बंद कर देगी तो अगर हम अधिक शुगर या अधिक खाना खाएंगे तो नेचुरली हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो जब हमारा खून में, ब्लड में शुगर का लेवल खाना खाने के बाद 140 मिलीग्राम से ज्यादा हो, कितने मिलीग्राम से? 140 मिलीग्राम से, तो इस बीमारी को हम डायबिटीज कहते हैं या शुगर की बीमारी या शक्कर की बीमारी कहते हैं। समझ आ गया? तो आप कहेंगे मैडम हर एक व्यक्ति को तो शुगर की बीमारी नहीं होती 50 साल से। तो हमारे बेटे जो बॉडी में सेल्स होते हैं उसमें कोडिंग की होती है, कई चीजें जैसे हमें विरासत में मिलती हैं। तो माँ बाप भगवान ना करे बुजुर्ग लोग घर के चले जाते हैं तो जो मकान, गाय, भैंस किसके हिस्से आ जाते हैं? बाल बच्चे को, जिनके पीछे छोड़ के गए हैं, तो आपस में फिर डिवाइड करें या जो। इसी तरह ये बीमारी भी विरासत में माँ बाप से बच्चों को मिलती है। तो इसका मतलब डायबिटीज उन लोगों को होती है जिनके पूर्वजों को भी शुगर की बीमारी थी, क्योंकि उनके भी सेल्स में 50 साल के बाद इंसुलिन बनना बंद हो गई। तो हम यही तो कहते हैं ना, जब बच्चे होते हैं इसकी आंखें पापा से मिलती हैं, मामा से, माँ से मिलती हैं, है ना। ये थोड़ी कि ये चाची से मिलती हैं, चाचा से मिल सकते हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन। इसी तरह ये जो डायबिटीज की बीमारी है, अगर उनके पूर्वजों को ये बीमारी थी तो ये बीमारी आगे जाके बच्चों को भी आ सकती है। तो जो हमारी डायबिटीज 50 साल से पहले तो नहीं थी, अब अचानक मुझे पता चला, उसके अलग लक्षण होते हैं, वो भी चाहे मैं आज ही क्लास में आपको बता भी दूंगी। तो अगर ये पहले तो नहीं थी, जन्म से तो नहीं थी, 40-45 साल के बाद अगर मुझे डायबिटीज होती है तो इसका क्या मतलब है? मेरी पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनानी बंद कर दी।
तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। क्या बोलेंगे? टाइप 2। पर अगर एक बच्चे को जन्म से ही डायबिटीज है, तो अगर उसको जन्म से ही डायबिटीज है तो बच्चा पहले तो दूध पीता है, उसमें भी थोड़ी बहुत मिठास होती है, या फिर बड़ा होके खाना 3 साल का खाना खाता है तो उसका तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनको जन्म से ही डायबिटीज होती है, उस डायबिटीज को कहते हैं डायबिटीज टाइप 1, जो जन्म से ही हो। और जो आगे साल जाके सालों में होती है उसको डायबिटीज 2 कहते हैं। तो इसीलिए बेटे जिसका ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है खाना खाने के बाद, तो डॉक्टर्स उसको कहते हैं अपने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप मीठा खाओगे तो शुगर का लेवल बहुत ज्यादा। तो मीठा हमारा किस चीज से मेनली बनता है बेटे? कार्बोहाइड्रेट्स और अनाज से। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जहाँ पहले 4 चपाती खाते थे, अब आपको सिर्फ 2 खानी है। क्योंकि 4 खाओगे तो 4 जितना ग्लूकोज निकलेगा, 2 खाओगे तो कम निकलेगा। तो अगर हम 4 खाते हैं तो शुगर लेवल तो कितना बढ़ जाएगा। तो फिर मुझे इस शुगर लेवल को कम खाने के लिए जो इंसुलिन बॉडी अपने आप बनाती थी, वो मुझे बाहर से ज्यादा होगी तो इंजेक्शन, दरवाजा बंद कर। तो हमें अगर ज्यादा होगी तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, या थोड़ी सी कम है तो डायबिटीज में जो दवाई होती है जो इंसुलिन के बराबर होती है, गोली खानी पड़ेगी। तो जब भी हम खाना खाएंगे उससे पहले शुगर को कंट्रोल करने की टैबलेट खाएंगे। समझ आ गया? इसी तरह जिसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, 230 है या कुछ, होना कितना चाहिए? 140। तो जिसका मान लो 200 या 300 है, तो डॉक्टर्स कहते हैं खाना खाने से पहले आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और ये कब तक लेना पड़ेगा बेटे? जब तक उनकी जिंदगी है। सुबह खाना खाओगे तो भी इंजेक्शन, रात को खाना खाओगे तो भी इंजेक्शन। तो इससे बेटर ये नहीं है कि हम अपने खाने में कंट्रोल करें। तो इसी तरह मेरे पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब आप तो कहती हो 2 चपाती खाओ, 2 चपाती में तो मेरा पेट नहीं भरता। मैं इतना मेहनत का काम करती हूँ तो भूख लगती है और 2 मिनट में पेट खाली हो जाता है, फिर मन करता है नमकीन खा लो, भुजिया खा लो, ये खा लो। तो ऐसे में मेरा उनको क्या सुझाव होना चाहिए जिससे उसका पेट भर जाए? मैं कहूंगी बेटा आप छोटी सी आटे की लोई ले लो, जैसे हम रोटी बनाते हैं, है ना, या आटे में आप मेथी डाल लो। तो मेथी के पत्ते जो होंगे, आटा तो इतना डालेंगे कि मेथी के पत्ते चिपक जाए। या आप गोभी वाला पराठा बना लीजिए, मूली वाला पराठा बना लीजिए, या आटे में बेसन डाल लीजिए, साथ में प्याज व्याज काट लीजिए। तो ये जो ऊपर की चीजें हमने उसमें आटे में डाली हैं, तो आटे का अमाउंट कम हो गया है। आटा क्या चीज है? गेहूं है। तो इसीलिए जो लोग गेहूं का आटा खाते हैं, तो उनको मेरा ये सुझाव होता है आटे की लोई तो बिल्कुल छोटी सी लो, और उसमें उसमें ये सब्जियां या कद्दूकस करके ये चीजें भर लो, जिससे रोटी का भार ज्यादा हो जाएगा और आपका पेट जो है 2 रोटी से ही भर जाएगा। या फिर वो क्या करें, खाना खाने से पहले 1 प्लेट सलाद की खा लें, 2 खीरे खा लें, 2 टमाटर खा लें। मूली तो ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि चरपी होती है, या टमाटर भी ले लें, है ना। गाजर इतनी ज्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि कई गाजर बहुत ज्यादा मीठी भी होती है, तो हम उनको सलाद खाने की, या पत्ता गोभी खा लें। सलाद में पत्ता गोभी भी तो डाल के खाते हैं ना। तो मेरा समझाने का मतलब ये है, पेनक्रियाज का क्या काम, ये बिल्कुल स्टमक के नीचे डायग्राम में आपको नजर आएगा। इसका काम है, लिख लो, पेनक्रियाज का क्या काम है? इंसुलिन बनाना। और इंसुलिन का क्या काम है? शुगर कंट्रोल करना। तो आपको एग्जाम में 100% ये मैं क्वेश्चन दूंगी, अभी से ही बता रही हूँ, हमारे बॉडी का ब्लड शुगर कौन कंट्रोल करता है? तो आपका क्या आंसर होगा? हमारी बॉडी का ब्लड शुगर इंसुलिन कंट्रोल करती है। इंसुलिन कहाँ बनती है? ये पेनक्रियाज में बनती है। ठीक है। तो जब पेनक्रियाज उम्र बढ़ने के साथ थक जाती है, नहीं बनाती, तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। तो सुबह बेटे जब हम रात को खाना खा के सोते हैं, तो उसके बाद तो सुबह 6-7 बजे या 8 बजे ही तो नाश्ता करते हैं ना। तो हम क्या कहते हैं? अभी मेरा खाली पेट है, उसको फास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टिंग। तो फास्टिंग जो हमारी शुगर है, जो रात को खाना खाया था उसके बाद अभी तक नहीं खाया, तो नेचुरल शुगर का लेवल तो थोड़ा कम होगा ना। तो लिख लो, फास्टिंग शुगर का लेवल कितना होता है?
80 से लेके 100 मिलीग्राम, कितना होता है 80 टू 100 मिलीग्राम, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद मैक्सिमम ब्लड शुगर हो जाता है, क्योंकि जो हमने खाना खाया था वो पचने 1.5 घंटा लगता है उसको पचने में और उसमें से शुगर निकलने में। तो इसका मतलब ब्लड शुगर अगर हम 1.5 घंटे बाद कराएं तो मेरा ब्लड शुगर का लेवल 140 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा ब्लड शुगर खाना खाने के 1.5 घंटे बाद 160 है तो इसका मतलब मुझे कौन सी बीमारी है, डायबिटीज, ठीक है। अब सपोज करो मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे डायबिटीज है कि नहीं, क्योंकि मुझे कभी सोच भी नहीं आई थी। तो मान लो उसी पेशेंट को कभी यूरिन की इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं पेशाब टेस्ट करा लो। जब वो पेशाब टेस्ट के लिए भेजता है तो लेबोरेटरी वाला कहता है जी आपके तो पेशाब में शुगर बहुत सारी जा रही है। पेशेंट कहता है मेरे पेशेंट पेशाब में शुगर कहाँ से आ गई, तो कहता है नहीं आप डॉक्टर से जाके मिलो। तो पेशाब में शुगर कब आती है, जब शुगर का लेवल 180 मिलीग्राम हो, कितना हो 180 मिलीग्राम। तो हम 140 वाले को तो कह देते हैं डायबिटीज। तो इसका मतलब मैंने टेस्ट तो पेशाब कराया था इन्फेक्शन की वजह से, और उसी से ही मुझे पता चला क्योंकि मेरे यूरिन में जो शुगर का लेवल है 180 आया, तो 140 को तो हम क्या देते हैं डायबिटीज, और ये तो 180 आया। तो मैं फिर डॉक्टर को जाके कहूंगी कि डॉक्टर साहब मेरे तो यूरिन में शुगर जा रही है, तो प्लीज मेरे टेस्ट करके बताइए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम, समझ आया। तो इसीलिए सपोज करो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है या कुछ है, तो डॉक्टर कहता है आपके फैमिली में क्या शुगर की बीमारी है किसी को, आप कहते हो हाँ मेरे पिताजी को भी थी और मेरे दादाजी को भी थी, तो कहते हैं हो सकता है आपको भी शुगर की बीमारी हो। तो अब डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा कल आके टेस्ट कराना, वो कहता है अभी आप बैठे हो ना चक्कर बहुत आ रहे हैं, तो एक बेटे मशीन होती है छोटी ब्लड शुगर टेस्ट करने की, वो इमीडिएटली उंगली पे सुई मारो और उसका ब्लड उसके स्ट्रिप में लगाओ तो पता चल जाता है। तो जब वो टेस्ट करेगा तो वो डॉक्टर पूछता है खाना खाए कितनी देर हो गई है, वो कहता है डॉक्टर साहब अभी तो 1 ही घंटा हुआ, 1.5 घंटा नहीं हुआ 1 घंटा। पर अगर 1 घंटे में भी उसने शुगर टेस्ट कराई और 160 आ गई है, तो नॉर्मली हमारी 140 कब आती है, जब खाना खाए 1.5 घंटा हो गया, तो इसका मतलब पेशेंट को शुगर की बीमारी है। तो इसको हम कहते हैं शुगर एट रैंडम। रैंडम मीन्स बिना ये सोचे हुए टाइम खाना खाए कितनी देर हो गई है और क्या खाना खाया था, तो इसको कहते हैं ब्लड शुगर एट रैंडम। ये भी 140 से ज्यादा ऊपर आ जाए तो पेशेंट को डायबिटीज, समझ आया। तो अब आप कहोगे कि मैडम ऊपर का भी कोई लैंडमार्क है जिससे मुझे पता चले यहाँ मेरी पैनक्रियास है। कभी अगर आपने बेटे टीवी पे देखा हो तो बाबा रामदेव जी आते हैं कई बार, है ना, वो कहते हैं जिसको शुगर की बीमारी हो वो अपने पैर का घुटना, ये जो दो हमारी पसलियां हैं इसके बीच में डाल के जोर से झंझोड़ो। तो झंझोड़ने का क्या मतलब होता है, जैसे कोई सोए इंसान को आप झंझोड़ते हो। तो हो सकता है इस एक्सरसाइज करने से पैनक्रियास दोबारा इंसुलिन बनानी छोड़ दे। पर हम इस पे नहीं निर्भर करेंगे जी मैंने घुटना घुमा लिया तो अब तो इंसुलिन बननी गई होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा, सिर्फ ब्लड शुगर टेस्ट करने से। समझ आया बेटे आपको सबको। तो इसका मतलब जो पेशेंट को डायबिटीज है, अगर वो चाहते हैं कि मेरी डायबिटीज का शुगर लेवल बिना दवाई खाए भी कंट्रोल रहे, तो उनको फिर मीठे वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। तो फिर वो पेट कैसे भरे, तो पेट कैसे भर सकते हैं आप, ऊपर की चीजें जो जैसे अमरूद खा सकते हो, फलों में सिर्फ आप 3 फल खा सकते हो बेटा। आपको नहीं जी मैं तो केला खा लूं, बड़ा मन करता है, आम खा लूं, खरबूजा और तरबूजा भी खा लूं, है ना। खरबूजा और तरबूजा तो फिर भी थोड़ा खा सकते हो, आम बिल्कुल नहीं खाना, चीकू बिल्कुल नहीं खाना, है ना, फिर वो अनार बिल्कुल नहीं खाना, फिर आपके अंगूर आते हैं वो नहीं खाने। तो आप कहेंगे मैडम फिर खाऊं क्या, तो आपके पास कौन से फल रह जाते हैं, एक तो पपीता, वो आप जितना मर्जी खा लो, एक वो बेर आते हैं पीले पीले बड़े बड़े से भी होते हैं ना बेर, बेर आप वो बेर भी खा सकते हैं, फिर आप अमरूद खा सकते हो। आप नाशपाती नहीं खा सकते, नाशपाती बड़ी जूसी होती है और मीठी होती है,
पर नाखें खा सकते हो, वो जो छोटी छोटी आती हैं बाजार में नाखें, तो वो खा सकते हो। दाल चाहे खाना खाने से पहले 3 कटोरी खा लो। और कौन सी चीज नहीं खा सकते हो जो कि हम सबको बड़ा मन करता है? आलू का पराठा। आप आलू नहीं खा सकते बिल्कुल? तो आलू का पराठा, आलू की टिकिया, उस घर में तो आलू जी तो सब सब्जियों में डलते हैं, आलू मटर, है ना, पालक वो आलू, या और ऐसे गोभी आलू, जो भी सब्जी देखो उसमें आलू तो डलता है। तो आपको आलू नहीं खाना, तो आप क्या खाएंगे? आप कहेंगे घिया, तोरी, टिंडे की सब्जी, पालक में मूंग की दाल डालो, पनीर डालो, और आलू नहीं डालो। ठीक है? तो आलू जो है ये डायबिटीज वाले पेशेंट का दुश्मन है। ऐसे चावल नहीं खा सकते। क्या मन करते, मेरा बड़ा चावल खाने का मन करता है। तो आजकल इसीलिए ओट्स आते हैं, सफोला ओट्स। बेटे सबसे आसान तरीका, जो हमारे जमाने में मिस्सी रोटी खाते थे, है ना, भुने चने जितने मर्जी खा लो, पॉपकॉर्न जितने मर्जी खा लो, पर आप क्या चीज नहीं खाओगे? जो मैदे से बनी हुई है। कि मैदा हमारे पेट में जाके जमता है, हजम नहीं होता है, शुगर लेवल हाई कर, समझ आया? तो ये हमारा पेनक्रियास था, जो हमने बाकी सारी चीजों के फंक्शंस पढ़े थे। तो छोटी आंत का क्या फंक्शन पड़ा था? ऊर्जा को सोखना। पेनक्रियास का क्या काम है? इंसुलिन बनाना, जो हमारी, फिर आप कौन सी आ जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन। जब ऊर्जा सारी सूख गई तो बाकी क्या रह गया? पानी और फाइबर वाले टिश्यू, गीला गीला। अब आपके जो सफाई कर्मचारी हैं, गीला कूड़ा थोड़ी उठा के ले जाएंगे, उसकी तो ट्रॉली 2 मिनट में भर जाएगी 2 घरों में। तो क्या करता है? नाली पे कूड़ा रख जाता है, जिससे पानी उड़ जाता है, और कूड़ा जो है, जो पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब वो सॉलिड हो जाता है। इसी तरह जो हमारी लार्ज इंटेस्टीन है, पानी तो हमारे शरीर में काम की चीज है ना, क्योंकि अगर पानी हमारे शरीर का खत्म हो जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, पानी की कमी। होठ सूख जाते हैं, जीभ अंदर खिंचती है, आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो हमें पानी तो वैसे ही बहुत पीना है। तो इसीलिए भगवान ने लार्ज इंटेस्टाइन को ये काम दिया है कि तू हमारे बॉडी के पानी को वेस्ट नहीं होने देगा, दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वो मल जो बनता है वो थोड़ा सा बन के सॉलिड हो जाता है, जो किस में चला जाता है? रेक्टम में। जब रेक्टम फंस जाता है तो गंद किस में आ जाता है? एनल कैनाल में, और एनएस के रास्ते निकल। तो चलो, ये तो एक चैप्टर खत्म हुआ इधर का। अब हमने कल लिवर भी पढ़ा था। तो लिवर जो जूस बनाता है बेटे, उस जूस का क्या नाम है? बाइल जूस। तो एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि बाइल जूस क्या है और ये कहाँ बनता है, तो आप क्या बोलोगे? जो बाइल जूस है वो लिवर में बनता है। ठीक है? और वहां से ये किसमें आता है? अंतड़ियों में आता है, आपके में कनस्तर होता है। तो जो वो कनस्तर गोल सा ये बॉल की तरह होता है, छोटा सा, तो इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। तो पित्त मैंने बाइल। ठीक है? जो हमने कल पढ़ा था, हरे रंग का होता है, गाढ़ा है, चिपचिपा है ना, और बहुत ज्यादा कड़वा है। तो ये गॉल ब्लैडर, अब ये गॉल ब्लैडर में तो इकट्ठा हो गया, अब ये अंतड़ियों में कहाँ से आएगा? तो कोई तो से गॉल ब्लैडर से अंतड़ी का जो हमारा प्याज है, तो ये जैसे भोजन अंतड़ियों में पहुंचने लगता है, स्टमक में, उसको सिग्नल मिल जाता है, तो गॉल ब्लैडर जो है पिचक जाता है और अपना सारा जूस अंतड़ी में डाल देता है, जिससे क्या होगा? जो चर्बी वाला भोजन है वो भी पच जाए, और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स टूटे हुए थे, जिसका कलर ब्राउन था, वो भी अंतड़ियों में आ जाए। समझ आ गया? इसीलिए लेट्रिन का कलर ब्राउन है, कल हमने पढ़ा था। चाहे हम सारा दिन सफेद चीज खाएं, पर टॉयलेट जो है वो हमेशा ब्राउन कलर का या डार्क येलो कलर का ही हो, क्योंकि ये किसका कलर है? जो हमारे रेड ब्लड सेल्स टूटे थे। इसमें बेटे मैंने आपको बिलीरुबिन बताया था, तो कहते तो हम बिलीरुबिन है, तो लेवल भी हम बिलीरुबिन का ही जब टेस्ट करने भेजते हैं तो रिपोर्ट में भेज देते हैं। अदरवाइज इसका जो और नाम है स्टर्को बिलीरुबिन, तो इतना मुश्किल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बिलीरुबिन ही याद रखो। तो बिलीरुबिन का लेवल
अगर 1 मिलीग्राम से ज्यादा हो तो इसका मतलब पेशेंट को कौन सी बीमारी है, जॉन्डिस की बीमारी। तो ये हमने पढ़ा था। तो अब इस नलकी का भी तो कोई नाम होगा ना बेटे। तो जहां भी वर्ड डक्ट आए, DUCT, डक्ट, डक्ट मैंने नलकी, तो अब इस नलकी में से क्या चीज जा रही है, बाइल जूस जा रहा है। तो इसीलिए इस नलकी का नाम है बाइल डक्ट। तो मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज बाइल डक्ट, तो आप क्या बोलेंगे, मैडम इट इज अ स्मॉल पाइप which is connected on one side to the gallbladder and the other side is connected to the intestine या स्टमक के लास्ट पार्ट। तो भैया पाइप के दो एंड्स होते हैं ना, जैसे आप नलके में पाइप लगाते हो और दूसरी तरफ से पानी निकलता है, तो पाइप हैज 2 एंड्स। तो इसी तरह इस पाइप के भी 2 एंड है, एक तो गॉलब्लैडर से चिपका हुआ है, वहां से निकलता है, और दूसरा जो है हमारा कहाँ है, अंतड़ियों में। अगर अब इसमें पथरी आ जाए बेटे तो क्या होगा, जो बाइल जूस बन के आया था वो अंतड़ी में आएगा ही नहीं। तो अंतड़ी में हमने क्या पढ़ा था कि कलर टॉयलेट का क्यों हो जाता है, जो रेड ब्लड सेल्स हमारे टूटे थे। तो अगर पेशेंट मुझे कहे कि मैडम मेरे यहाँ राइट साइड में पसली में बड़ा दर्द होता है, और मैंने बात देखी है, मेरे ना जो लैट्रिन आती है ना, चिकनी चिकनी जैसे गाची की मिट्टी होती है या सफेद, पता नहीं मुझे क्या तकलीफ है। तो मैंने तो ना पेशेंट को देखा, फोन पे ही सुना, तो मेरे मन में सबसे पहले कौन सा शक आएगा, कहीं इसको पथरी तो नहीं है गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। तो बेटे जो उसमें गॉल ब्लैडर में पथरी होगी, तो अगर हमने ये पढ़ा, अभी पढ़ा ना कि गॉल ब्लैडर कब पिचकता है, जब भोजन अंतड़ी में आ जाता है, और अगर अंतड़ी में भोजन नहीं आया तो गॉल ब्लैडर कैसा होगा, फूला सा होगा। तो फूला होने से अगर हम हाथ में भी रुमाल में कोई दाने डाल लें और उसको फूला फूला ही रखें, तो मैं पूछती हूँ बेटा हाथ आंखें बंद कर लो और छू के बताओ इसमें क्या है, तो आप कहोगे मैडम इसमें तो चावल है, इसकी शेप से मुझे पता चल रहा है, या इसमें चने के दाने। अब मैं उसको ना मरोड़ी दे के खूब पिचका लेती हूँ, जैसे मैंने आपको गॉलब्लैडर बताया। अब ये दाने सारे आपस में चिपक जाएंगे। अब पूछती हूँ बेटा ये क्या, आप कहोगे मैडम मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये है क्या। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, बड़ा आसान एग्जाम्पल दिया है कि जब हमें गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कराना है, ये देखने के लिए कि गॉल ब्लैडर में कहीं पथरी तो नहीं है, तो फिर मुझे क्या करके जाना चाहिए ताकि मेरा गॉल ब्लैडर भरा हो, पिचके ना, मुझे खाली पेट जाना है। तो मान लो आपकी पड़ोसन कहती है दीदी मुझे तो डॉक्टर से पूछना याद ही नहीं रहा कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराना, खाली पेट जाऊं या खाना खा के जाऊं। तो आपको कि गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड है तो आपको खाली पेट जाना है, क्योंकि खाली पेट जाओगे तो गॉल ब्लैडर फूला होगा, तो उसके पथरी के दाने अलग अलग आपको अल्ट्रासाउंड में नजर आए। पर कई बार ना बेटे हम बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, या खासकर हमारी मम्मी ही हमें कहती हैं अरे अल्ट्रासाउंड होने में तो 2 घंटे लगेंगे बेटा, अभी कौन सा तेरा जाते ही नंबर आ जाएगा, 2 पराठे खा जा, तेरा भाई भी आलू के पराठे खा रहा है तू भी खा ले। आपको भी ये बात समझ आ जाती है, तो कहेगी जब तक तू जाएगा ना खाना पच जाएगा। तो फिर नेचुरल था को डॉक्टर थोड़ी तो कह देना खाली पेट आया हूँ, डॉक्टर ने थोड़ी तेरा पेट खोल के देखना है। तो आपको भी समझ आ जाती है। डॉक्टर जी पूछते हैं बेटा आप खाना खा के आए हो कि खाली पेट आए हो, आप कहते बिल्कुल खाली पेट हूँ जी। जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड की मशीन रखेंगे आपके पेट पे, गॉल ब्लैडर तो पिचका हुआ है। और गॉल ब्लैडर कब पिचकता है, जब हम खाना खा लेते हैं। तो नेचुरल डॉक्टर के अरे झूठ क्यों बोल रहा है, तेरा तो गॉल ब्लैडर पूरा अंदर पिच की थैली पिचकी हुई है, आज तेरे में पता नहीं चलेगा, 15 दिन बाद दोबारा नंबर लगा और तब आना। तो हम अपनी होशियारी कम करें, ये सोचें कि डॉक्टरों को बेवकूफ बना लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कई बार बेटे ऐसी लैंग्वेज भी बोल जाती हूँ, ये इसलिए ताकि आपको याद रहे। तो कहने का सारांश ये है कि अगर हमें गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कराना है तो वी हैव टू गो एम्प्टी स्टमक, मैंने बिना खाना खाए जाना चाहिए, ताकि हमारा गॉल ब्लैडर फूला हो और पथरी हमें साफ नजर आए और डॉक्टर हमें इलाज दे। समझ आया बेटे सबको। इसी तरह एक एग्जांपल और भी देती हूँ, लेडीज औरतें जो गर्ल्स हमारे साथ बैठी हैं वो जल्दी समझ जाएंगी। जैसे एक नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसकी लैट्रिन का कलर कौन सा होता है, ग्रीन इन कलर। उसका ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि
उसकी अंतड़ियों में बाइल जूस गया था, है ना, जो कि लिवर जूस बना रहा था, बाइल जूस, पर उसके जो भोजन में और चीज तो कुछ भी नहीं है। अब सपोज करो पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है, घर के लेवल में हमारे अपने ही बच्चे हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, वो कहते हैं मेरे पेट में हर समय दर्द रहता है, हर समय मरोड़ पड़ रहे रहते हैं, तो हम कहेंगे आप अपना स्टूल टेस्ट करा लो। तो कहते बेटा स्टूल तो अब मेरे को सुबह आएगा, मैं रात को तो केमिस्ट की दुकान से डिबिया लानी भूल गई हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? सबके घर में माचिस की डिब्बी तो होती है, या कोई और छोटी मोटी डिबिया हो, तो माचिस की डिब्बी में जो माचिस की तीली है उससे जरा सा स्टूल को टच करके वो तीली जो है हम डिबिया में डाल के ऊपर से कागज लगा के नाम लिख के पेशेंट का, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा नहीं, नाम लिख के एज मेल और फीमेल लेबोरेटरी में दे आएंगे और क्या बोलेंगे, स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन। आप कहेंगे नहीं मैडम मेरे ना बच्चे को ना बहुत लूज मोशन होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह, तो अब मैं क्या करूं, है ना? तो हम क्या करेंगे, किसी रुई के तीले के ऊपर, वैसे तो बाजार में वो परख नली जिसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं, उसमें एक ऐसे जैसे तीला होता है झाड़ू का और आगे उसके वो रुई लगी होती है, तो उसको हम ऊपर से कॉर्क लगाता है या ढक्कन खोल के, तो उस तीले को हम लेटरिन से टच करके दोबारा उसी ट्यूब में डाल के दे आते हैं। तो सपोज करो मेरे घर में तो वो परख नली ना लानी याद रही ना कुछ हुआ, तो घर में झाड़ू तो सभी के तीली वाला होता है, उसके आगे थोड़ी रुई लगा के उससे टच करके हम टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। चाहे ये बिल्कुल साइंटिफिक तो नहीं है, पर बीमारी का पता चल जाए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सैंपल भेज। तो अगर हमें आज ये भी पढ़ लें कि स्टूल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, तो फिर तो आसी पड़ोसी क्या घर में सबकी रिपोर्टें आप पढ़ दोगे। घर में भी आपके पास कोई स्टूल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है तो वो भी आप पढ़ लोगे। तो स्टूल एग्जामिनेशन के बेटे जो सैंपल हम दे के आते हैं, अगर तो वो सॉलिड सैंपल है ना, जैसे माचिस की डिबिया में या उसमें दिया, तो वो क्या करते हैं, जो परख नली टाइप की चीज होती है ना, उसको पहले तो वो देखते हैं सैंपल को, तो उस सैंपल को कहते हैं नेकेड आई एग्जामिनेशन। तो स्टूल एग्जामिनेशन का जो पहला पार्ट है वो क्या है, जो सैंपल डॉक्टर के पास भेजा या लेबोरेटरी में, तो उसको वो खोल के देखते हैं कि उसमें जो सैंपल उन्होंने स्टूल का भेजा वो किस तरह का है, वो कलर उसका क्या है, पहले तो व्हाइट है, ब्राउन है, डार्क बिल्कुल है, या उसमें रेड कलर है, नेकेड आई एग्जामिनेशन। सेकंड उस पर देखेंगे कि इसके ऊपर कोई कीड़े तो नहीं है, जैसे थ्रेड वर्म्स चुन्ने होते हैं धागे की तरह छोटे छोटे, वो भी नहीं है, तो हम नील लिखेंगे, नील मैंने नहीं। फिर क्या देखेंगे, इसके ऊपर आंव तो नहीं है। आप कहेंगे मैडम ये आंव वर्ड क्या है, इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं, म्यूकस, जैसे नाक में से पानी चिपचिपा निकलता है, इसी तरह का अगर स्टूल पे भी व्हाइट कलर का चिपचिपा है तो दैट इज द म्यूकस। और उसके ऊपर ब्लड तो नहीं है, ठीक है ना, ब्लड का ऐसे कत्ता सो तो नहीं है, तो ब्लड का कत्ता हमसे कौन सी बीमारी में हो सकता है, उसको बवासीर की बीमारी हो, तो जब टॉयलेट गया हो तो वही ब्लड गिरा हो, तो फिर हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको पाइल्स की बीमारी तो नहीं है, ठीक है ना, ये भी। फिर इसके अलावा ये स्टूल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट बेटे डिस्कस करना, हालांकि डॉक्टर्स हैं, गंदा तो नहीं कह सकते, पढ़ाई की चीज है, पर सुनने में कई बार अजीब भी लगता है। कई बार जो लेटरिन होती है या टॉयलेट स्टूल है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है, जैसे मान लो एक दिन पहले आपने भिंडी खाई तो भिंडी के भी थोड़े से रेशे उसमें आए हुए हैं, या आपने टमाटर खाया तो उसका छिलका सा भी आया, तो दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड। तो वो कहेगा कि इसके पाचन क्रिया इसकी स्ट्रांग नहीं है, इसकी टॉयलेट में बिना पचा हुआ भी भोजन निकल, तो सुनने में तो हमें गंदा लगा, पर हमारे लिए कितना यूजफुल है कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे परिवार के इस पर्सन को जो खाता है उसकी ताकत ऊर्जा निकलती नहीं है, बिना पचे ही ये निकल जाता है, तो इसीलिए इसको कमजोरी है, अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है, समझ आ गया। तो इसको कहते हैं हम नेकेड आई एग्जामिनेशन। तो नेकेड आई में उसने क्या देखा, सबसे पहले तो देखा कि वो स्टूल किस तरह था, कंसिस्टेंसी क्या थी, हार्ड था, सेमी सॉलिड था, सेमी सॉलिड मीन्स जैसे आप टूथपेस्ट में से पेस्ट निकालते हो, सेमी सॉलिड, या लिक्विड फॉर्म में था।
फिर कलर, ठीक है, फिर उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, वर्म्स तो नहीं है, म्यूकस तो नहीं है, या कोई छिछड़े तो नहीं है, अंदर अंतड़ी छिल जाएगी तो अंदर की जो खाल के टुकड़े हैं या अंदर की जो लाइनिंग के टुकड़ा तो नहीं है। तो दिस इज नेकेड आई एग्जामिनेशन। अगर कुछ होगा तो वो प्लस लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो माइनस या निल लिखेंगे। समझ आ गया? अब इसके बाद वो क्या करते हैं बेटे, ये जो सैंपल है इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और ऊपर से डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन। तो जैसे हमारी मिक्सी की मशीन होती है, ऐसे हमारे लेबोरेटरी में वो मशीन होती है जिसके बीच में एक चक्का सा लगा होता है। जैसे आपके घर में एक स्टैंड होता है, उसमें ग्लास खड़े कर लेते हो, गोल गोल से होल बने होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही 5-7 पेशेंट्स की या 10 पेशेंट्स की वो कितनी बड़ी मशीन की वो प्लेट है, वो टेस्ट ट्यूब डाल देंगे और उस पर नाम भी लिखा हुआ है कि ये स्टूल किसका है। तो उसको जोर से घुमाते हैं तो उससे क्या होगा, रेशे रेशे फाइबर्स अलग हो जाएंगे और जो लिक्विड लिक्विड पार्ट है वो अलग हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉपर की सहायता से एक कांच की स्लाइड ले लेंगे, उस पर डाल लेंगे। अब नेचुरल कांच की स्लाइड भी जो कांच की बनी है तो इसमें तो हमें कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, जब काले रंग की मोती की माला बनानी हो तो नीचे सफेद कपड़ा बिछा लेते हैं, और अगर सपोज करो सफेद मोती हैं तो काला कपड़ा बिछा लेते हैं। तो इसी तरह इसमें हम थोड़ा सा रंग डाल देते हैं, पीला सा रंग, जो हमारे लेबोरेटरीज का अलग कलर वाले सोल्यूशन होते हैं। फिर उसको एक पतली सी कांच की शील्ड से ढक देते हैं, उसको कवर स्लिप कहते हैं। अब इसको हम दूरबीन के नीचे रखें। तो मेरे ख्याल में सबने अपने स्कूलों में दूरबीन तो देखी होगी। तो दूरबीन के ऊपर को आई लेंस कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है बेटे, उसमें 3 लेंस लगे होते हैं। तो 3 तो चलो, तीसरा तो आई इल्यूमिनेशन के लिए वो छोड़ दो, 2 को आप याद करो। तो उस लेंस की सहायता से जो भी हमारी स्लाइड है उसके ऊपर हम वो लेंस घुमा के लगाएंगे तो जो चीज अंदर नजर आएगी 10 गुना बड़ी नजर आएगी। तो हम उस स्लाइड को उसके नीचे माइक्रोस्कोप के रख के लेबोरेटरी वाले देखते हैं। तो जहां उन्हें लगे कि कोई चीज है तो फटाफट उसको हाई पावर में चेंज कर देते हैं, बड़े बड़े लेंस से। वो 100 गुना बड़ा बताता है, हाई पावर। ये मैं आपको हाई पावर इसलिए बोल रही हूँ, जो आपकी रिपोर्ट आएगी तो उस पर लिखा होगा हाई HP। तो आप कहेंगे मैडम ने तो HP का नाम भी नहीं कभी लेके बताया है, ये HP क्या होता है? तो HP का मतलब है हाई पावर, साथ में F लिखा होगा, फील्ड, हाई पावर फील्ड। यानी ये जो रिपोर्ट हमारी आई है ये 100 गुना मैग्नीफाई करके उन्होंने दिया। तो अब हम इसमें हाई पावर में माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या देखेंगे, आप लिख लो बेशक। सबसे पहले तो RBC, रेड ब्लड सेल्स तो नहीं जा रहे, तो अगर जा रहे होंगे तो प्लस लिख देगा, अगर नहीं होंगे तो नील, RBC। सेकंड, पस सेल्स, अगर पस जा रही है अंतड़ियों में से तो उसमें प्लस आ जाएगा, नहीं है तो नील, पस सेल्स भी नील हो गए। देन एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, हमारे जो ये स्किन या अंतड़ियों के अंदर की लाइनिंग है उसकी कवरिंग है। तो अगर वो छिल जाएगी तो उसका टुकड़ा जो है वो भी उसमें हमें दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए, कभी आप बहुत बड़े चाउमीन या ऐसी चरपरी चीज खाते हैं तो गाल के अंदर की एक पतली सी लाइनिंग छिल जाती है ना, जैसे प्याज, 2 प्याज के छिलकों के बीच में पतली सी सफेद होती है, उसको हमें एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो अगर वो एपिथेलियल सेल्स रिपोर्ट में आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, हमारी अंतड़ी अंदर से छिल रही है कहीं, ठीक है, ये भी समझ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीटाणु, बीमारी करने वाले कीटाणु। तो अगर बैक्टीरिया होंगे तो इसका मतलब हमारे अंतड़ी में इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया तो नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे पस पड़ती है तो बैक्टीरिया होते हैं, गला खराब तो ये एक तरह के कीटाणु है, जैसे आपका वायरस है, कोरोना वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया। उसके बाद आता है बेटे हमारे वर्म्स। वर्म्स मैंने पेट के कीड़े। तो ये जो पेट के कीड़े हैं, कीड़े तो नहीं हमें नजर, कीड़े तो लंबे लंबे होते हैं, उनके अंडे नजर आएंगे। तो जो पेट के कीड़े होते हैं इनके अंडे 2 तरह के होते हैं।
एक अंडे तो बेटे वो हैं जो पिलपिले से होते हैं, जैसे अंगूर का दाना। तो जो पिलपिले होते हैं उनको हम सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट, CYST, सिस्ट बोले। तो अगर स्टूल एग्जामिनेशन में हमें वो सिस्ट दिखाई देती है तो इसका मतलब हमारे पेट में जो वर्म्स हैं वो इस तरह के वर्म्स हैं, क्योंकि अंडों से हम पहचान जाते हैं ना ये कौन सा कीड़ा है। मुर्गी का अंडा और तरह का होता है, शुतुरमुर्ग का और का होता है, ये जो कबूतर का अंडा और तरह का होता है, चिड़िया का घोंसला बनाती है उसका और तरह, जुओं के अंडे और होते हैं जिसको लिखे कहते हैं। तो अंडों से हम पहचान जाते हैं कि वर्म्स कौन। समझ आया? तो जो वर्म होगा उसको मारने की दवाई देंगे ना। तो अगर घर में कॉकरोच होगा तो मच्छर मारने की थोड़ी दवाई डाल दोगे। तो आगे हम इस दवाई के बारे में भी पढ़ेंगे। और दूसरे हमारे वो वर्म्स होते हैं ओवा। ओवा मैंने एग, राउंड वर्म। क्या बोलेंगे? राउंड वर्म। वो हमेशा बेटे जोड़े में होते हैं। तो अगर आपके बच्चे के या किसी के पेट में से लंबा वाला केचू की तरह का एक कीड़ा निकला है तो इसका मतलब इसका साथी अभी भी अंदर आम पड़े होंगे। तो हम चाहेंगे ना दोनों के कीड़े निकले, तो या तो ये कीड़े 2 होते हैं या 4 या 6, मतलब इवन नंबर। दूसरा हमारे जो कीड़े हैं वो हैं हुक वर्म। हुक किसको कहते हैं? आपने देखा होगा ब्लाउज में भी हुक होती है, छतरी जो टांगते हो उसकी भी ऊपर से मुड़ी होती है, तो वो भी हुक वर्म्स होते हैं। तो उसके अंडे कांटे कांटे की तरह होते हैं। देन थ्रेड वर्म्स, धागे वाले जिसको चुन्ने कहते हैं। फिर पिन वर्म्स, जो 2 कागजों में आप एक पिन लगाते हो वो भी शेप। सबसे खतरनाक कीड़ा कौन सा है? आप कहेंगे ऐसा भी कोई कीड़ा है जो खतरनाक इतना ज्यादा? वो है टेप वर्म। टेप किसको कहते हैं? फीता। तो ये जो फीता नुमा कीड़ा है ये टुकड़ियों टुकड़ियों की तरह होता है। जैसे आपने एक ईंट लगाई, फिर उसके पीछे दूसरी ईंट है, फिर तीसरी ईंट है, फिर तो वो ईंटों ईंटों से आपकी एक बड़ी सी लंबी पटरी सी बन जाती है। और इसके जो सबसे पहले वाली इसकी जो टुकड़ी थी उसके आगे इसका मुंह होता है। तो आप कहेंगे मैडम इसमें फिर क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर हमने दवाई दे के रिपोर्ट में आया कि इसके टेप फॉर्म्स हैं और मैं उसको मेडिसिन देती हूँ मारने के लिए, अगर उसकी एक टुकड़ी भी अंदर रह जाएगी तो वो टुकड़ी क्या करेगी? आगे अपना सिर बना लेगी, पीछे और टुकड़ियां जोड़ती जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कई बार हमारे घर में छिपकली आ जाती है, हम डरते हैं, हम उसको डंडा मारते हैं, वो फटाफट भागती है और पूंछ गिर जाती है अलग। अब वो पूंछ थोड़ी देर तो तड़पती है और जो छिपकली है बिना पूंछ के भाग जाती है, और थोड़े दिन बाद देखते हैं उस छिपकली की दोबारा पूंछ उग आई है ना। तो इसी तरह ये जो टुकड़ी अंदर रहेगी थी ये आगे अपना सिर फिर बना लेगी और पीछे फिर टुकड़ियां जोड़ती जाएगी। ये सबसे खतरनाक कीड़ा है बेटे, टेप वर्म। समझ आ गया? हेलो हेलो बेटे, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस मैम, यस मैम, वॉइस आ रही है आपकी क्लियर। मैंने सोचा शायद डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। नहीं नहीं मैम, क्लियर वॉइस आ रही है और बहुत इजी वे में समझा रहे हैं आप। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन है या कोई प्रश्न है उनके मन में, तो वो पूछ सकते हैं मैम से। इतना इजी। मैंने इसीलिए कहा था कल की हमारी क्लास सिर्फ हमारी रिवीजन की है और क्वेश्चन आंसर सेशन की है जो कल की है। तो सब स्टूडेंट्स को कह देना जो जो इनके क्वेश्चन है सारे लिख के लाएं। और बेटे ये अजय आपकी ड्यूटी, या आपके साथ जो सर और शिवम सर बैठे हैं वो रोल नंबर वाइज उनको कहना क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो सब लोग बोलना शुरू करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। तो जो सबसे पहला रोल नंबर आपने दिया है उसको कहना अगर आपकी डिफिकल्टी है तो जल्दी से बोलो, अगर वो नहीं पूछती तो सेकंड, देन थर्ड। इसी तरह बाकी सारे म्यूट कर लेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको वो सारे सुनेंगे आंसर, ताकि सब एक जना के बोलने से उसकी डिफिकल्टी और क्या उसका आंसर है सबको समझ आ जाएगा और सबका रिवाइज हो जाएगा। यस मैम। ओके, ठीक है बेटा? यस मैम। अजय जी आप सबको क्लियर कर लेना, रोल नंबर वाइज वो कर देना कि कल क्वेश्चन किसमें 1-1 करके पुक करना है, अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पुक करेंगे। हाँ। बाकी सब म्यूट रहेंगे। पहला वो पूछेगा, नहीं तो कई बीच वाला पहले 5 नंबर वाला पूछ रहा, फिर पता चला 2 नंबर, फिर भूल जाता किसने बोलना है और सब बोलना शुरू कर देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना?
हाँ हाँ, जी। अब बेटे सिर्फ मैं 1 मिनट आपका और लूंगी, या ये मैं कल भी ले सकती हूँ, जब हमारे पेट में कीड़े हों। अब ये पेट में तो कीड़े अंदर है ना, हमें कैसे पता चलेगा हमारे पेट में कीड़े हैं, क्योंकि हम तो सब तरह की चीजें खाते हैं। आप कहेंगे मैडम हम तो बड़ी सफाई से रहते हैं, फिर कीड़े कहाँ से आ गए? लेडीज को देखना, गोभी के ठेले में खड़ी होंगी ना, तोड़ के गोभी खा लेंगी। अब वो सरसों का साग आता है, उसकी डंडी तोड़ के खा लेंगी। मूली को तोड़ के खा लेंगी, कहीं ज्यादा कड़वी तो नहीं है। और आजकल क्या आ रही है, ककड़ियां। तो होता है कि मैं किलो ककड़ी तो ले जाऊं, घर जाके पता चला सारी कड़वी है, तो हम वही तोड़ तोड़ के खा के देखते हैं। और वो तोड़ तोड़ के जो धो के लाया, छप्पड़ के गंदे पानी से लाया। तो मूली हम लगते हैं अरे कितनी साफ साफ सफेद सफेद है, पर ये नहीं पता ऊपर की मिट्टी इसने कौन से पानी में धो के लगाई है। ठीक है ना? तो छप्पड़ के पानी में लोग वहां कपड़े भी धोते हैं, शौच के लिए जाएं तो भी है। तो मतलब साफ पानी में थोड़ी सब्जी वाला ठेला से जाके लगता, हो सकता है लगाता भी हो। अगर आप में से कोई सब्जी बेचने वाला उनके घर में काम होता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं उनके लिए गलत शब्द बोल गई। ठीक है बेटे? या इसी तरह जो बच्चे होते हैं, उनके पास जूता चप्पल तो होता है, पर वो जूता चप्पल कहते हैं जब किसी के घर जाते हैं ना तभी पहनते हैं, नहीं तो मैडम ये तो घुमा देगा। तो पैरों के रास्ते भी ये कीड़ों के अंडे या इनके लार्वास हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जब पेट में कीड़े आएंगे तो क्या पता चलता है? या तो बच्चा बहुत ज्यादा खाना खाता है, क्योंकि उसको हर समय भूख लगती है, जो खाना खाया वो कीड़ों ने एनर्जी ले ली। या उसका खाना खाना बंद हो जाता है। आप कहेंगे मैडम वो कैसे? हमें भूख तब लगती है जब हमारा पेट खाली हो। तो अगर ये कीड़ों का गुच्छा ही इतना बड़ा हमारे पेट के अंदर हो, तो पेट किससे भरा हुआ है? कीड़ों से। तो भूख लगनी बंद हो जाती है, रंग पीला पीला हो जाता है, और पेशेंट हमेशा बताता बच्चा कि मेरे पेट में हमेशा दर्द। तो फिर हम स्टूल एग्जामिनेशन करा लें तो हमें पता चल जाता है। पर आप कहेंगे मैडम हमारे घर के पास तो कोई लेबोरेटरी नहीं है, अब ना कोई लेके जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो बेटे हमारे पास एक टैबलेट अब नई आई है, पहले टैबलेट होती थी जो कीड़ा हो उसी की दवाई। पर आजकल हमारे पास एक सिंगल टैबलेट है, सिंगल मैंने एक, एक टैबलेट खाने से किसी तरह के भी पेट के कीड़े हों सारे मर जाएं। तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी दवाई है। तो ज्यादा अच्छा ये नहीं है 3 महीने बाद हम एक वो गोली खा लें, क्योंकि मुझे तो गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। घर में तो हम एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, गोलगप्पे वाला कौन सा पानी बना के लाया हमें मालूम है? वो गोलगप्पे वाला मटके में पानी है, चाहे इधर उधर अपने शरीर को खुजा भी रहा है और उसी में हाथ डाल के वो दे देता है। या वो जो तरबूज बेचने वाला है, वो काट के तरबूज ठेले पे ले आता है और सारी ऊपर से धूल मट्टी, या वो टिकिया वाला आता है घंटी बजाता जाता है टिकिया बेचता है। तो मिट्टी धूल जो है उसमें कितने कीड़े हैं या अंडे हैं पता चलता है। इसीलिए खुले में शौच करना मना है। अगर खुले में शौच करेंगे बच्चे करेंगे, तो जब उसके पेट में अगर कीड़े हों, सुनने में बहुत गंदा लग रहा होगा, तो जब वो गंध सूखता है तो हवा में उड़ता है। और जो टिकिया बेचने वाला तेल वाला है तो मिट्टी धूल उस पे तो चिपकेगी चिपकेगी। तो इसीलिए खाना खाने से पहले हमें हमेशा हाथ धो के रखने चाहिए, और ढका हुआ खाना होना चाहिए, मक्खियां नहीं बैठी होनी चाहिए, और खुले में कटा हुआ फल नहीं खाना चाहिए। अब इस दवाई के बारे में ना बेटे मैं आपको डिटेल में कल बता दूंगी, क्योंकि उसमें कई ये वाली गोली कई लोगों को नहीं खानी है अपनी मर्जी से, डॉक्टर से पूछे बिना नहीं। जैसे एक कौन है, गर्भवती महिला। तो गर्भवती महिला को अगर लगे उसके पेट में चूहे निकल रहे हैं, तो केमिस्ट जाके कीड़े मारने की दवाई नहीं खानी है, क्योंकि उसका उसको नुकसान हो। समझ आया बेटे? तो चलो हम नेट शेल में आज का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ। कल की क्लास में बेटे आप सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी डिफिकल्टीज भी लिख के लाना, और हो सकता है मैं भी कोई क्वेश्चन पूछूं जो पिछली बार हमने होमवर्क नहीं दिया था। तो आज का भी अगर होमवर्क लिखना है तो 3-4 बातें फटाफट लिख दो। अल्ट्रासाउंड कराने से पहले खाली पेट जाना है या खाना खा के जाना, पहला क्वेश्चन। ठीक है? गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर क्या है? ठीक है? व्हाट इज पेनक्रियास? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियास? हमारे बॉडी का ब्लड शुगर कौन कंट्रोल करता है?
फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल, फास्टिंग का खाना खाने के 1.5 घंटे बाद शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? पेशाब में शुगर कब आती है? पेशाब में शुगर कब आएगी? जब शुगर का लेवल कितना हो जाए बॉडी में 180 से ज्यादा, तब यूरिन में शुगर आ जाती है। ठीक है, अगर हमारी ब्लड शुगर का लेवल 140 से ज्यादा हो तो इसको कौन सी बीमारी कहेंगे? या उल्टा लिख लो, व्हाट इज डायबिटीज? व्हाट इज डायबिटीज? कि व्हाट इज डायबिटीज लिख लिया आपने। तो डायबिटीज में बेटे जो मेन समझने की बात है, हमारा ब्लड शुगर 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सपोज करो मैं 2 रोटी खाती हूँ तो मेरा शुगर कंट्रोल रहता है, पर मुझे आइसक्रीम खाना मना है, आज मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी? आइसक्रीम खा लूंगी, फिर 2 रोटी नहीं खाऊंगी। तो इसका कैसे एग्जाम्पल दूं? मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए अगर आपने खर्च करने हैं तो 1-1 रुपए की 10 चीजें खरीद लो, या 10 रुपए की एक खरीद लो, बात तो एक ही है ना। तो आपको पता है मुझे 1500 कैलोरीज का भोजन खाना, मुझे ये भोजन खाना है, और मुझे 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना, या 2 रोटी खानी है, पर मेरा आज आइसक्रीम खाने का मन है, तो मैं रोटी ना खा के आइसक्रीम खा लूंगी। ठीक आ गया बेटे सबको समझ? चलो बेटे आज का लेसन यही तक, क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं, कल सारी अपनी डिफिकल्टीज अगर कोई है तो लिख के लाना, फिर हम मंडे को न्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? और फेयर कॉपियां सबने बना के रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मैं चेक करूं ना करूं, कई बार ऑफिस से भी आपको आ जाएगा कि अपनी फेयर कॉपियां चेकिंग के लिए भेज। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू एवरीबॉडी।